ओके, तो वेलकम बैक। हम लोग वापस से रिज्यूम करते हैं अपना सेशन और देखते हैं कि हम वेब पेज जिस पर हम काम कर रहे थे, हम उसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं वाया HTML एंड CSS। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि हमने अभी तक 3 सेक्शन बना लिए थे इसके अंदर, जो कि हमारे थे पर्सनल डिटेल्स। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास मौजूद थे पर्सनल डिटेल्स। हमने सेक्शन बना लिया था यहाँ पर। यहाँ हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस बना ली थी, स्किल्स बना लिया था हमने, और हमने जो कल चीजें सीखी थी प्लस आज जो हम CSS यूज कर रहे हैं वाया फ्लैक्स बॉक्स, स्पेस अरेंजमेंट्स, मार्जिन्स किस तरीके से दी जाती हैं, पैडिंग्स किस तरीके से दी जाती हैं, उन सबको हमने अप्लाई करके अपने डॉक्यूमेंटेशन में देखा है, इसमें पूरे में कोडिंग में देखा है अपने। और हमने ये देखा कि हमने उनको जब लगाया तो चीजें किस तरीके से हमारे वेब पेज पर उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रही हैं। ओके, तो ये यहां तक हमने पेज क्रिएट कर लिया था। अब हम इसमें और सेक्शन हम एक क्या करने वाले हैं, अब OL को हम अपना नेक्स्ट सेक्शन जो हम बनाने जा रहे हैं दैट विल बी योर एक्सपीरियंस। सो हम उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम अपने एक्सपीरियंस का ऑर्डर बनाएंगे OL के थ्रू, और फर्दर उसके अंदर उनके जो लिस्ट आइटम्स होंगे उनके अंदर हम क्या करते जाएंगे, जो उनकी डिटेल्स होंगी, उन एक्सपीरियंस से रिलेटेड डिटेल्स उनको फिल आउट करते चले जाएंगे हम। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम अगेन डिवीजन क्रिएट करने से। एक और हमने डिव यहां पर क्रिएट कर लिया है, दैट इज योर पेरेंट 4 एंड इस पेरेंट 4 की हम वैसे ही जैसे हमने पहले स्टाइलिंग करी थी हम उसको स्टाइल कर लेंगे। पेरेंट 4 स्टाइल हो चुका है। अब इसके अंदर हमें क्या लगाना है, OL ऑर्डर्ड लिस्ट लगानी है अब इसके अंदर। तो हमारी ये जो UL है हम इसको ही लेकर आते हैं, हेडिंग्स भी ले आते हैं अपनी, ताकि हमारे इस सेक्शन की हम हेडिंग भी दे पाए। तो हमने यहां पर ये लगा दी है, यहां पर हमने लिखा है इसको एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस में बाकी की एलाइज के लिए, तो अभी अभी बाकी की एलाइज को मैं कमेंट आउट कर देता हूं। हमें नेस्टेड कंटेंट लिखना है इसके अंदर। हमें जो टाइपोग्राफी यूज करनी है वो लिस्ट आइटम के अंदर फर्दर नेस्टेड टाइपोग्राफी एलिमेंट्स यूज करने हैं। तो हम किस तरीके से करेंगे, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमने लिस्ट आइटम के अंदर एक पैराग्राफ बनाया हुआ था, हम उससे पहले यहां पर क्या करेंगे, इसको हेडिंग देंगे। हम जाहिर है हमें जो है सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट है उसके लिए हमें क्या देना है, एक हेडिंग देनी है और फिर उसके अंदर कंटेंट लिखना है। तो हमने यहां पर सबसे पहले हेडिंग दे दी। सपोज दैट आपका एक्सपीरियंस किसी कंपनी में है, जैसे सोफायर्स टेक्नोलॉजीज। ओके, तो मैं सोफायर्स टेक्नोलॉजीज का एग्जांपल एक्सपीरियंस यहां पर लिख देता हूं। इसमें आप कितने, उसमें आप स्पेसिफाई करते हैं कि कितने टाइम से कितने टाइम तक आप कर रहे हैं काम, है ना। तो आपने, मैं जैसे सपोज दैट 2020 2009 2019 टू प्रेजेंट मैंने यहां पर लिख दिया। और मैंने फिर यहां पर मैंने जब ये मेरा बोल्ड पार्ट हो गया तो मैंने इसको फिर क्या किया फर्दर, यहां पर मैंने इसको ऐसे ना लेकर मैंने यहां दिया एक BR टैग, और मैंने एक और पैराग्राफ लिखा जिसके जब इसके अंदर मैं क्या लिखने वाला हूं यहां पर, डिटेल डिटेल। सो यहां पर हमें लिखा जो भी, हाँ आपको लिखना है, वर्कड एज अ फुल स्टैक डेवलपर
various domains like healthcare, education, various softwares for domains like healthcare, education, business, etc. ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि ये अभी ये क्या है, यूएल था, हमने इसको क्या कर दिया, ओएल। ओएल विल बी योर ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसा दिखाई देता है। ये देखिए, जैसा हमें चाहिए था वैसा आउटपुट मिल गया। हमें यही तो चाहिए था, हमें क्या लिखना था, एक्सपीरियंस हेडिंग, उसकी हेडिंग लिखनी थी, और उसके साथ हमें क्या लिखना था, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल उसकी, ठीक है। ये एक्सपीरियंस हो गया, और एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो आप इसके अंदर। किन के बीच में गैप ज्यादा हो गया है, लाइन ब्रेक करने से। तो लाइन ब्रेक का गैप तो आएगा, एक लाइन का ब्रेक आएगा, प्लस इनके बीच में भी थोड़ा सा लाइन हाइट का मसला होगा, तो ये उसकी वजह से भी हो रहा है, ठीक है। खैर, ये गैप तो इस वजह से आया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर यूज कर लेते हैं आगे फर्दर, और एक्सपीरियंस लिख लेते हैं। अब एक और एल आई लिख लिया हमने यहां पर। इस एल आई को मैं वापस से इसको एक्टिवेट कर देते हैं, सेकंड वाले को, ठीक है। और इसमें भी इसी तरीके का कुछ लिख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कुछ, दो 2020 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन ये भी तो बात है, आपको एक चीज मैच करनी पड़ेगी ना, आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ कुछ लिखा हुआ है, और फिर आपने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, तो या तो ईयर ऑफ पासिंग आप चेंज कीजिए उसके हिसाब से। सपोज दैट 2015 एंड दिस विल बी 2012, ओके। एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने ले लिया है 2019, और यहाँ पर हमने दे दिया है इसको 2016, ओके, टू 2018। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमें जब भी सीवी बनाते हैं, तो मैं इसको प्रॉपरली ही करना चाहता हूँ कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना हो। ठीक है। अब एक चीज और जो रह गई वो यहाँ पर रह गई कि हमने लिस्ट एलिमेंट के बाद ब्रेक नहीं दिया। लिस्ट एलिमेंट के बाद, लिस्ट आइटम के बाद ब्रेक का होना जरूरी था क्या? लिस्ट आइटम के बाद एक लाइन ब्रेक होना जरूरी है ना? तो हम वो लाइन ब्रेक लिस्ट आइटम में ना देकर ऊपर पैराग्राफ में देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा गैप आ गया। लिस्ट आइटम तो खुद अपने आप में क्या है, लाइन चेंज कर रहा है वो, उस पर बी आर ना देकर हम किस में बी आर दे देंगे, ऊपर वाले जो पैराग्राफ है वहां पर लाइन ब्रेक दे देते हैं, तो वो गैप खुद ब खुद आ जाएगा यहाँ पर। तो अब हमारा सीवी और वेल डिफाइंड हो गया। इसके अंदर और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? नहीं, थोड़ा HTML के कंपोनेंट भी यूज करें ना हम साथ में। तो हम क्या करेंगे कि हमने लिंक्स पढ़े थे, लिंक्स हम किस चीज का दे सकते हैं अपने सीवी में? एग्जैक्टली exactly. आप अपने प्रोजेक्ट्स का लिंक दे सकते हो कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा, उसकी लिंक दे दी नीचे, है ना? तो हम प्रोजेक्ट्स का भी तो एक डिवीजन होता है ना, सेक्शन। तो प्रोजेक्ट्स के अंदर हम क्या करने वाले, सेम ऑर्डर्ड लिस्ट ही बनाएंगे, उनकी डिस्क्रिप्शन देते हुए बनाएंगे, और प्लस उसके साथ उनकी लिंक भी देंगे, ठीक है। उन लिंक को स्टाइल भी करेंगे थोड़ा सा। कैसे करेंगे वो आप कह रहे थे ना कि कल के सर सिर्फ ब्लू टैग रहता है इसके अंदर,
तो हम उसको देखेंगे कि हम उसको क्या दे सकते हैं, बटन फॉर्म भी दे सकते हैं, हम उसको एक बटन टाइप बना सकते हैं हम उस लिंक को। चलिए तो देखते हैं आज करके उसको। सेक्शन को बंद करते हैं वापस से। पेरेंट 5 हो गया। ओके, यहां पर हमने क्या किया, ये जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, हमने इसी टाइप की एक लिस्ट बना ली। प्रोजेक्ट्स भी तो यही होता है सेम, हम प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं और प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी स्टैक यूज करी ये भी बताते हैं। एक चीज ऑब्जर्व करी होगी आपने, जैसे सपोज दैट आप अपने सीवी में जब भी लिखने जाते हो कि ये प्रोजेक्ट पर काम किया मैंने, तो उस प्रोजेक्ट में आप स्पेसिफिकली बताते हो कि मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज किया। ठीक है ना। तो मैं यहां पर जैसे कुछ एक्सपीरियंस, यहां पर ये एक्सपीरियंस की जगह पर यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट्स, है ना। और प्रोजेक्ट्स में मैंने यहां पर लिख दिया सबसे पहले कुछ नाम मैं लिख देता हूं, मैंने कुछ भी नाम लिख देता हूं यहां पर। एक प्रोजेक्ट था XYZ सिस्टम, सपोज दैट, कुछ भी नाम लिख दिया मैंने, XYZ सिस्टम, है ना। उस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने लिखा है यहां पर। ठीक है, ये मैंने उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी। अब मुझे यहां पर क्या करना है, उसकी टेक्नोलॉजी स्टैक के बारे में बताना है। टेक्नोलॉजी स्टैक के बारे में मैं क्या करूंगा, एक और पैराग्राफ ले लूंगा यहां पर, उस पैराग्राफ के अंदर मैं बोल्ड टैग में पहले लिखूंगा, बोल्ड टैग के अंदर मैं लिखूंगा यहां पर टेक्नोलॉजीज यूज्ड एंड उनका नाम, रिएक्ट, Node.js, आ, हाँ Express.js, हैंड इन हैंड। ठीक है, रिएक्ट हो गया, Node.js हो गया, Express.js हो गया, ये आपकी स्टैक बन गया पूरा टेक्नोलॉजीज का। MongoDB, ओके, डेटाबेस भी बता दिया हमने कि MongoDB यूज कर रहे हैं हम, गुड। ठीक है, अब इसका आउटपुट देख लेते हैं किस तरीके का आया, क्योंकि अभी तो हमने ये लिखा कि हमने उसमें चीजें बता दी, अब हमने इसमें किया क्या देखिए, है ना, दिखाई दिया आपको। लेकिन एक चीज गड़बड़ क्या हुई यहां पर, कि ये देखिए टेक्नोलॉजी यूज्ड वाला पैराग्राफ की बोल्ड, मतलब फॉन्ट साइज बिल्कुल सेम हो गया इसके जैसा, हमें इसको थोड़ा छोटा करना है। तो देखिए सिर्फ इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को छोटा करना है हमें, जिसमें ये टेक्नोलॉजी यूज आ रही है, इसका फॉन्ट साइज छोटा करना है। तो सजेस्ट मी अ वे। इनलाइन सीएसएस अगेन, क्लास, बिल्कुल क्लास क्यों यूज करेंगे, एक ग्रुप सेलेक्टर, मैं लिस्ट एलिमेंट, लिस्ट आइटम बढ़ा भी तो सकता हूं, हर जगह इनलाइन सीएसएस दोबारा कॉपी करनी पड़ जाएगी मुझे। ठीक है, बिल्कुल। तो रीयूज, हमें यहां पर रीयूज करना है, तो हम क्या देंगे इसको, क्लास देंगे, इसका नाम लिख देंगे टेक स्टैक। ठीक है, कुछ भी हम थोड़ा रिलेटेड आइडेंटिफायर का नाम देते हैं, तो हमने यहां पर टेक स्टैक को
जो हमारा CSS सिलेक्टर है टेक्स्ट स्टैक को, हमने उसके लिए लिख दिया कि हमारा फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए इसका, 14 पिक्सल इनफ, 16 ले लेते हैं चलिए, ठीक है। और ये इस पर लगा दिया हमने। अब हम देखते हैं इफेक्ट क्या होगा इसका। 16 पिक्सल उतना ही है शायद, ये 12, ओके ठीक है। तो आपको देखा अब ये थोड़ा छोटा हो गया, और टेक्नोलॉजीज इसी तरीके से लिखी जाती हैं। पहले डिस्क्रिप्शन, हमने प्रोजेक्ट का नाम लिखा, उसका डिस्क्रिप्शन दिया थोड़ा सा कि किस बारे में है ये प्रोजेक्ट, और फिर उसकी टेक्नोलॉजीज यूज दे दी। हम थोड़ा गैप दे देते हैं, 16 ही था जी 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 जी, पैराग्राफ्स के लिए जी। हाँ तो हमने 16 ही दिया था, तो उसको वो एज इट इज रहा था, ठीक है ओके। तो ये आपका हो गया कि हमने अब इसको क्या सीखा कि CSS, अब इसका काम क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, देखिए ये जो हमने बनाया है कि हमने क्या किया, एक और लिस्ट आइटम बना दिया ऐसा ही, ठीक है, और उसका नाम लिख दिया मैंने ABC, ठीक है। तो अब देखिए टेक स्टैक जो है ना, क्लास के अकॉर्डिंग मुझे दोबारा CSS लिखने की जरूरत नहीं है। पर्पस सीखिए आप, ठीक है, क्या हम क्यों सिलेक्टर्स को यूज करते हैं। तो ये अब एक हमारा CV कुछ बेटर सा बन गया है पहले से, जो स्टार्ट किया था हमने। अब इसको हम और क्या क्या स्टाइलिंग कर सकते हैं, कलर्स दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे दीजिए इसको, इसको बैकग्राउंड कलर दे दीजिए। अगर मैं बात करूं बैकग्राउंड कलर की, तो हम बैकग्राउंड कलर किसको देंगे, आपके अकॉर्डिंग हमें बैकग्राउंड कलर किसको देना चाहिए। पेज को देंगे आप, क्या पेज को बैकग्राउंड कलर देना एक अच्छा ऑप्शन है कि हम जो है बैकग्राउंड किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर डिवीजन को दे रहे हैं ना, कौन से डिवीजन को, कंटेनर, कंटेनर को देते हैं ना सबसे पहले। हम यूज करते हैं कंटेनर के लिए, कंटेनर को बैकग्राउंड कलर देना है, तो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी क्या है, बैकग्राउंड हाइफन कलर, और आपको जो भी देना है लाइट ग्रे, ओके लाइट ग्रे दे देते हैं, लाइट ग्रे बहुत। आप किसी वेबसाइट से लेकर भी आ सकते हैं इसको, किसी और वेबसाइट से लेकर आप उसका कलर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैं किसी और वेबसाइट से ले लेता हूँ, बूटस्ट्रैप से ले लेते हैं। बूटस्ट्रैप का अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन ओपन करूँ, तो यहाँ पर मुझे ये कलर चाहिए, सपोज दैट ये कलर दिखाई दे रहा है, ये जो कलर है यहाँ पर मौजूद, मुझे ये कलर चाहिए, पिंक पिंक कलर नहीं है ये, आपको पिंक दिखाई दे रहा है, ओके बड़ी स्ट्रेंज बात है, ये आपको पिंक दिख रहा है। आई थिंक ये ट्रांसपेरेंट कलर है। CSS आपको देखनी है इस पूरे पेज की, आप यहाँ जाएंगे इंस्पेक्ट में, और जिस भी एलिमेंट को आप सिलेक्ट करेंगे, सपोज दैट दिस डिवीजन, तो उसकी CSS यहाँ दिख जाएगी आपको। बूटस्ट्रैप के अंदर ऑप्शन नहीं है, नहीं नहीं, आपको बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीजें यहाँ से मिल जाती हैं, यहाँ पर सारा कोड लिखा हुआ है, वो क्लासेस पर, बूटस्ट्रैप बेसिकली क्लासेस पर काम करती है। तो आप जो जो क्लास लगाते चले जाओगे, उसके लिए उन्होंने कोड प्रोवाइड किया हुआ है कि अगर आपको स्निपेट लगाना है उस कोड का। इसकी CSS जी बिल्कुल, आप इन एलिमेंट्स को जब आप ऑब्जर्व करेंगे ना, जब इन एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो इनकी CSS, अच्छा आप कह रहे हैं कि स्टाइल शीट में CSS कहाँ लिखी हुई है, तो वो इनकी स्टाइल शीट बनी हुई है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनी हुई है,
उन स्टाइल शीट्स को आपको देखना पड़ेगा सर्वर पर जाकर, जब भी दिखाई देंगी। वो आपको ऐसे नहीं देखेंगे, और वो भी इतने क्लोजली लिखे हुए होते हैं कि वो बहुत सारी CSS एक साथ होती है, लेकिन आप उसमें देख सकते हो पर्टिकुलरली कि क्लास कौन सी यूज, क्लास के लिए CSS क्या लिखी हुई है उन्होंने, बनी हुई है। उसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड होता है CSS का, इनकी जो बूटस्ट्रैप की शीट होती है। तो हम बूटस्ट्रैप पर नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल देख सकते हैं आप। हमें सिर्फ यहाँ पर क्या देखना था, हमें तो यहाँ पर कलर करना था, तो हम कलर ले लेते हैं। कोई कोई अभी एक कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। कौन सा कलर ले, ये ले लेते हैं। अगेन और लाइट कर देते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा VS कोड एडिटर है, ये आपका पूरा टेक्स्ट सेलेक्टर भी यहीं पर ही प्रोवाइड करा देता है, जिससे कि आप सेलेक्ट कर सको और एडजस्ट कर सको। ठीक है, तो आपका कंटेनर यहीं तक ही खत्म हो गया था, तो कंटेनर पर से हाइट हटा देते हैं हम। तो उससे फायदा क्या होगा, ये फायदा होगा, दिख गया। इसलिए हाइट हम यूज क्यों नहीं करते हैं, समझ में आया ना। क्या पर्पज होता है उसका, कि हाइट जो है वो किसके अकॉर्डिंग ले लेता है, जो भी हम कंपोनेंट रखते चले जाएंगे उस डिवीजन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हाइट होती चली जाएगी। तो हाइट यूज करना एक अच्छा कन्वेंशन नहीं है, अनलेस आपको जरूरत ना पड़े उसकी, कि आपको इमेज के लिए हाइट सेट करनी है, इमेज कंटेनर के लिए। जी हाँ, मतलब ऑटो, ये भी ऑटो ही है, मतलब ये क्या कर रहा है आपके, हाँ बिल्कुल, वो उसके अकॉर्डिंग हाइट ले लेता है। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या चीजें कर सकते हैं आप। जो आपने बॉर्डर लगाया हुआ है इन सबका, ये इन सबका बॉर्डर हटाकर आप कंटेनर को बॉर्डर दे दें सिर्फ। बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी क्या करती है, जो आपका बॉर्डर है उनकी एजेस, जो आपके जो वर्टिसेस हैं उनको क्या करेगा, राउंडेड। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, दैट इज 4 पिक्सल। ओके, देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है उससे। इस पर इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि हमने बॉर्डर इनके लिए नहीं लगाया हुआ है। हमने किसके लिए लगाया हुआ है बॉर्डर, पेरेंट्स के लिए लगाए हुए हैं बॉर्डर। तो हम बॉर्डर यहां से हटा देते हैं, पेरेंट्स से बॉर्डर हटा देते हैं हम बॉर्डर लगाएंगे कंटेनर पर एग्जैक्टली exactly। देखा, अब आपको बॉर्डर कैसा दिख रहा है, थोड़ा राउंडेड बॉर्डर दिखाई दे रहा है आपको, है ना। और इसका हम थोड़ा सा शेड डार्क कर देते हैं, डार्कर वेरिएंट पे ले आते हैं थोड़ा सा, ताकि ये हमें अलग से दिख सके ये बॉर्डर। ठीक है, अब आपका बॉर्डर अलग से दिखाई दे रहा है आपको। आपका CV रेडी हो चुका है। CV में एक चीज की कमी क्या रह गई, अभी भी हम एक बॉर्डर तो हम दे सकते थे यहाँ पर। कौन सा बॉर्डर दे सकते थे, नहीं, हम डिवीजन पर भी जो नीचे वाला बॉर्डर था हमारा, जो बॉर्डर बॉटम था, वो तो हम ले सकते थे ना। हर चीज के लिए बॉर्डर बॉटम तो हम ले ही सकते थे एटलीस्ट। हमने बॉर्डर बॉटम क्यों हटा दिया यहाँ से। तो हम इसको क्या करेंगे, वापस से ये जो हमारे पेरेंट का बॉर्डर है, सॉरी, इसको एक्टिव करते हैं। हाँ, HR टैग आप यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या HR टैग से बेटर ये नहीं रहेगा कि आप उसके लिए जो बॉर्डर हमारे पास है हम कंप्लीटली उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग लगाएं। HR टैग क्या पूरी विड्थ ले लेगा, सवाल ये भी तो है। उधर डिवीजन के अंदर विड्थ लेगा ना सिर्फ। बॉर्डर बॉटम, सिर्फ हम बॉटम का बॉर्डर रखते हैं यहाँ पर, और इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं हम हर जगह पर, हर पेरेंट के लिए।
बिल्कुल। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और मैं सब जगह पर बॉर्डर बॉटम लगा देता हूं सिर्फ, क्योंकि हमें सिर्फ बॉटम बॉर्डर की जरूरत है और बॉर्डर नहीं चाहिए। ये आपका डिवीजन बन गया, लेकिन ये डिवीजन अब किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? इसका कलर जो हम कलर लेते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हम कलर यही वाला ले लेते हैं। हम इसी में ही अब थोड़ी थोड़ी स्टाइलिंग एनहेंसमेंट करते चले जाएंगे। ये आपका बॉर्डर भी अब उसके अकॉर्डिंग बन गया है। ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हम बात कर रहे थे यहां पर लिंक्स प्रोवाइड करानी है। अगर हमें सपोज दैट ये प्रोजेक्ट है, मैंने मुझे इसकी लिंक भी देनी है साथ में कि भाई अगर मैं इस प्रोजेक्ट पर क्लिक करूं तो वो इस पर इसके पेज पर जहां पर भी ये डिप्लॉयड है वहां पर पहुंच जाए, ताकि जो जिसके पास भी हमने ये सीवी फॉरवर्ड किया है वो उसको देख पाए आसानी से। ठीक है, तो उसका तरीका क्या होगा? बिल्कुल, एंकर टैग लगाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, एंकर टैग तो इसका सॉल्यूशन है ही। ठीक है, एंकर टैग में मैं अभी के लिए हैश रख देता हूं इसको। हैश यानी कि डिफॉल्ट होता है, कुछ भी कहीं पर भी ये रिडायरेक्ट नहीं करेगा। इसका टेक्स्ट दे दिया मैंने व्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि ये दिखता कैसा है वहां पर। पहले इतना देखते हैं। ये आ गया, एंकर टैग आ गया मेरा। ठीक है, इसके बाद मैं एक बी आर दे देता हूं ताकि ये थोड़ा अलग हो जाए बाकी सबसे। ठीक है, ऊपर से भी थोड़ा सा बी आर लेना सही रहेगा, ऊपर से नहीं रहने देते हैं। ठीक है, अब एंकर टैग पर मैंने एक क्लास दे दी। क्लास क्यों दी? वही अगेन मुझे नीचे भी यूज करना है इसको। ठीक है, अब मैं इसकी स्टाइलिंग करूंगा। तो ये क्या है, इसका नाम दे दिया मैंने व्यू लिंक। व्यू लिंक इस क्लास का नाम दे दिया, और मैं इस पर अब क्या करने जा रहा हूं, सीएसएस अप्लाई करने जा रहा हूं ताकि ये कैसा दिखने लगे, बटन जैसा। ओके, तो इसका पहले तो हम करते हैं फॉन्ट साइज छोटा, जो कि हमें 12 पिक्सल पर लेकर आना है इसको। छोटा हो गया। ठीक है, टेक्स्ट जो आपकी अंडरलाइन है वो आपको हटानी है इस पर से। आप क्या करोगे, टेक्स्ट डेकोरेशन, ये प्रॉपर्टी होती है जो कि किस लिए यूज होती है, जो भी इस पर डेकोरेशन लगा हुआ है उसको हटाने के लिए। या तो आप जैसे डैश्ड है तो उसकी जगह डॉटेड भी लगा सकते हो, डबल भी लगा सकते हो, लाइन थ्रू भी लगा सकते हो। मैं कर दूंगा नन। जैसे ही मैं इसको नन करूंगा तो आपकी एक दिक्कत तो देखिए खत्म हो गई। यहाँ पर जो आपने कल कहा था कि अंडरलाइन क्यों आ रहा है इस पर, प्लस मुझे ये जो ब्लू कलर आ रहा है, इस ब्लू कलर को वापस से कैसा करना है, ब्लैक करना है। कलर भी चेंज हो जाएगा यहां पर। तो देखिए लिंक अभी भी रहा आपका, पॉइंटर मेरे रखने पर लिंक वो अभी भी दिखा रहा है उसको। अब कैसा हो गया ये, ब्लैक, बिल्कुल टेक्स्ट जैसा हो गया नॉर्मल। ठीक है, अब इसको मुझे बटन जैसा बनाना है तो मैं क्या करूंगा, बॉर्डर लगाते हैं इसके अराउंड। बॉर्डर रेडियस देते हैं थोड़ी सी इसको, और एक चीज और इसको देते हैं बैकग्राउंड।
कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर इसको देते हैं ब्लू, ठीक है। अब ब्लू में भी इसको थोड़ा सा लाइटर टेक्सचर दे देते हैं, ये वाला, ठीक है। ये कलर हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया, तो आप देख रहे हैं कुछ कुछ बटन जैसा दिखा, ठीक है। अभी इसको और अच्छी तरीके से एनहेंस करेंगे। कैसे? कलर ब्लैक ना लेकर हम कलर क्या लेंगे, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर बन गया है वो हमारा कैसा, वो हमारा बैकग्राउंड कलर कैसा हो गया, ब्लू। तो सीएसएस में आप उसके अकॉर्डिंग देखो, अब व्हाइट लो, अब इसको कलर को लो व्हाइट। आप एक चीज रिजॉल्व हुई आपकी, ये जो आपका ब्लैक है इसको थोड़ा सा ग्रे साइड पर लेकर जाओ, ताकि बॉर्डर ऐसा ना दिखाई दे जैसा अभी आपको दिखाई दे रहा है। ये तो और बॉर्डर हटा ही देते हैं इनफैक्ट, ठीक है। पैडिंग देते हैं थोड़ी सी, ताकि ये टेक्स्ट जो इतना बाहर दिखाई दे रहा है ना, ये थोड़ा क्या हो जाए, अंदर हो जाए। इसको देते हैं 10px, बड़ा हो गया काफी, 5px, हम्म हम्म ठीक है, ठीक है ना। उसको हम और तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं, कि हम उसको क्या करें कि हम यहां पर इसको थोड़ा सा स्पेस दे दें। अगर हम इसको यहां पर स्पेस दे देते हैं, ये जो है इसको हम बी आर टैग के थ्रू स्पेस देकर, पैडिंग तो हम तब भी दे सकते हैं। हम यहाँ पर पैडिंग को और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें हमारा टेक्स्ट बिल्कुल एकदम एजेस पर लग रहा है, आप देखोगे तो, ठीक है। अब बेटर लगने लगा थोड़ा, ठीक है। अब ये व्यू प्रोजेक्ट बटन हो गया। इसमें और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, बटन को हम थोड़ा सा, हम इसमें शेडोइंग कर सकते हैं बटन की। बटन कैसा दिखना चाहिए, थोड़ा शेडो के थ्रू हमें कैसा दिखना चाहिए, थोड़ा बाहर की साइड दिखना चाहिए। तो हम इस पर बॉक्स शेडो लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम इस पर, बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो किस तरीके से काम करती है, अभी देख लेते हैं। दो चीजें होती हैं, एक होती है टेक्स्ट शेडो, एक होती है बॉक्स शेडो। बॉक्स टेक्स्ट शेडो किस पर काम करती है मेनली, टेक्स्ट शेडो काम करती है टाइपोग्राफी कंपोनेंट्स पर, और बॉक्स शेडो काम करती है जो हमारे बाकी की चीजें, जैसे हमारा बटन है, या फिर हमारा डिवीजन है, डिवीजन पर भी इवन बॉक्स शेडो आप किस पर यूज करोगे, जो स्पेस ऑक्यूपाइंग एलिमेंट्स है उन पर बॉक्स शेडो यूज करोगे। और टेक्स्ट के लिए आप क्या यूज करोगे, टेक्स्ट शेडो यूज करोगे। लिखते किस तरीके से हैं इसको, इस बटन पर अगर मुझे बॉक्स शेडो देनी है, तो हम यहां लिखेंगे बॉक्स शेडो। फिर यहां पर हम बताएंगे इसको कि टॉप लेफ्ट बॉटम राइट से हमें कहां पर देनी है। तो मैंने दे दिया जैसे 2px एंड 2px, ठीक है। तो अब देखते हैं यहां पर, ये बॉक्स शेडो बनी इस पर, लेकिन ये बॉक्स शेडो कैसी दिख रही है, अभी आपको इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कलर भी देना पड़ेगा। दैट विल बी ग्रे, बट हमें लाइटर ग्रे चाहिए, है ना। बटन के पीछे शेडो थोड़ी डार्क, हमें डार्क करनी पड़ेगी तभी दिखाई देगी वो। रेड, रेड ज्यादा हो जाएगा, रेड नहीं करेंगे हम इसको, नहीं अब ठीक है ना, दिखाई दे रहा है आपको बॉक्स शेडो। हाँ, तो बटन हमें थोड़ा सा कैसा दिखे, प्रेसेबल दिखाई दे, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे यहां पर, शेडो लगाएंगे इसके लिए। इसको बड़ा कर लेते हैं शेडो को, ताकि थोड़ा सा और
दिख सके बाहर को। अब दिखाई दे रहा है? तो ऐसे काम करती है आपकी बॉक्स शेडो। अब यही चीज हम किस पर लगाने जा रहे हैं? यही चीज हम लगाएंगे नेक्स्ट पर भी। तो ये अब आपकी क्लिकेबल लिंक है। देखिए जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखिए हैश कॉल हुआ, ये पेज रीलोड हो गया दोबारा। तो ये लिंक सही काम कर रही है हमारी। हम लिंक से चाहें तो कहीं और भी लेकर जा सकते हैं इसको। जैसे मैं यहाँ पर अब लिंक में दे दूं अगर कुछ भी, वो तो आपको मैंने बताया ही था, कल भी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट की थी ये चीज। वेबसाइट एड्रेस अगर आपने दे दी तो वो आपका जो भी प्रोजेक्ट जहां पर डिप्लॉय होगा वहां पर ले जाएगी इसको। ठीक है। तो और अब इसकी एक और अच्छी बात क्या हो जाएगी अब यहां से, कि यही हम पूरी चीजें लेकर हम वापस से कहाँ लगा दें, इसके नीचे लगा दें अगर यहाँ पर। तो ये सेम क्लास और सेम बटन यहाँ भी बन गया हमारा। ठीक है। हमने प्रोजेक्ट्स बना लिए, हमने सारी चीजें बना ली, तो हमारा ये काइंड ऑफ सीवी रेडी हो गया है। क्या रह गया अब इसमें? कुछ रह गया? रेफरेंसेस, रेफरेंसेस सेक्शन भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं इसमें। बिल्कुल। हाँ सही बात है, बिल्कुल। हम इसमें रेफरेंसेस का सेक्शन ले सकते हैं, हम इसमें और भी चीजें ले सकते हैं। तो अभी हम इसके अंदर एनहेंसमेंट क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हम इसमें एनहेंस कर सकते हैं? कि हमारी जो हेडिंग है उसको थोड़ा अच्छा दिखने लगे, वो उसका बैकग्राउंड अच्छा दिख जाए थोड़ा, है ना। जो हमारा ये इमेज वाला सेक्शन है इसका कलर अलग दिखाई दे, जहां पर हमारी ये टेबल आ रही है ये सेक्शन अलग दिखाई दे। हाँ अच्छा, आप लिंक फॉर्म में कह रहे हैं आप उसको? आप उसको के, हाँ जैसे अगर आप मेल पर चाहें तो लिंक इस पर क्लिक करें तो वो मेल उस पर पहुंचा दे आपको, बिल्कुल कर सकते हैं आप इसके अंदर एनहेंसमेंट। अच्छा हेडिंग्स के अराउंड अगर मैं हेडिंग्स की बात करूं, जैसे ये H3 है, ये H3 हेडिंग है। अब आपको क्या करना है, ये जो H3 हेडिंग्स हैं यहाँ पर, इन सब के, इन सबको क्या करना है, आपको एक स्टाइल देना है कुछ पर्टिकुलर। तो अब एक बात मुझे ये बताइए कि क्या आपको क्लास या आइडेंटिफायर की अभी इस केस में जरूरत है? मुझे कॉमन स्टाइल देना है, H3 यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो CSS सेलेक्टर क्या होना चाहिए यहां पर? H3। ठीक है, H3 का मैं बैकग्राउंड दे देता हूं व्हाइट। तो देख लेते हैं उससे क्या होता है। ठीक है, मुझे H3 अलग से दिखाई देने लगा कि H3 व्हाइट कलर का आउटलाइन हो गया, बिल्कुल हाईलाइट होने लगा एकदम, है ना। बिल्कुल सबके लिए करते हैं। ठीक है, हेडिंग्स हमारी एनहेंस हो गई थोड़ी सी, है ना। इमेज का बैकग्राउंड हम क्या करते हैं, इमेज के अराउंड जो डिवीजन लगा हुआ है या इमेज का बैकग्राउंड जो है हम उसको भी क्या कर सकते हैं, व्हाइट कर सकते हैं। ये अभी वैसे ही एज इट इज दिखाई दे रहा है। ब्लैक करना है आपको? ब्लैक इमेज बैकग्राउंड कैसा, अजीब नहीं लगेगा थोड़ा इसमें? चलिए देख लेते हैं। ठीक है, आपकी हेडिंग्स सही हो गई। आपका
इमेज का आउटलाइन जो है, इमेज का आउटलाइन बनाते हैं, ठीक है चलिए। इमेज को थोड़ी सी बॉक्स शेडोइंग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो इमेज के लिए इमेज एक ही है इसमें, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इमेज के बेस पर स्टाइलिंग कर सकते हैं। हम्म, हमें बैकग्राउंड देना पड़ेगा पहले। बैकग्राउंड कलर इसको देते हैं व्हाइट। बैकग्राउंड कलर व्हाइट देने के बाद हमारा बॉर्डरिंग इफेक्ट ज्यादा दिखाई देगा, प्लस इसकी बॉर्डर रेडियस इसके अराउंड क्रिएट कर लेते हैं। जी, शेडो को ब्लर करें, ब्लर करना है, ओपेसिटी आप कह रहे हैं कि शेडो को अगर हमें ओपेसिटी देनी है, ब्लर इफेक्ट देना है ना। तो ब्लर इफेक्ट के लिए हमें एक और पैरामीटर देना पड़ता है, तीसरा पैरामीटर जिसको हम बोलते हैं, उसको हम दे सकते हैं ब्लरिंग। 3 पिक्सल की ब्लरिंग दे दी, प्लस इसको थोड़ा सा ग्रेइश कर दे, ग्रे नहीं, इसको थोड़ा डार्क कलर करते हैं ताकि ये शेडोइंग अलग से दिख सके, ठीक है। ब्लर करके हमने उसको बॉक्स शेडो दिया, तो देखिए ब्लरिंग से क्या इफेक्ट होता है बॉक्स शेडो पर, ठीक है। थर्ड पैरामीटर देकर, तो ये आपकी इमेज थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि अब ऊपर की साइड है, 3D थोड़ा इसमें इफेक्ट आ रहा है। सेम काम हम बटन्स के लिए भी कर सकते हैं। बटन्स के लिए भी हम यही कर देते हैं कि जो हमारा बॉक्स शेडो है उसमें हम 3px का इसको ब्लर भी दे देते हैं, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, सही है ना, ठीक है। अब CSS के अंदर और क्या क्या चीजें बचती हैं, इसके बाद एक और जो CSS के बाद जो इसमें एक और चीज आ जाती है वो है CSS टूलकिट, दैट विल बी योर बूटस्ट्रैप। जो अभी हमने डॉक्यूमेंटेशन ओपन करा, दैट विल बी योर बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि बूटस्ट्रैप होता क्या है बेसिकली, है ना। बूटस्ट्रैप के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बूटस्ट्रैप के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको कहाँ देखना होता है, डॉक्यूमेंटेशन पर। बूटस्ट्रैप के इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ये, यहाँ पर आप सीधे सीधे इसको देखेंगे। तो बूटस्ट्रैप असल में है क्या, बूटस्ट्रैप की अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं तो बूटस्ट्रैप जो है फ्रंट एंड टूल किट है, ठीक है। दैट विल बी योर CSS टूल किट, ठीक है। CSS के अराउंड ही बूटस्ट्रैप ने क्या किया है कि जो हम क्या कर रहे हैं, हमें इतनी CSS लिखनी पड़ रही है, हाथ से हमें खुद कोड करना पड़ रहा है CSS प्रॉपर्टीज को। बूटस्ट्रैप हमें क्या आसानी देती है कि आप, हमारे पास पहले से ही हमारे पास बने हुए CSS स्टाइल शीट्स मौजूद हैं, आप उसमें से क्लासेस लेते जाइए और हमारी स्टाइल जो है वो आपकी कंपोनेंट्स पर लगती चली जाएंगी। फर्दर उसको अगर आपको चेंज करना है तो क्लास के अंदर आप अपनी क्लास ज्वाइन करके और उनको CSS मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन हम एक बेसिक स्ट्रक्चर दे देंगे आपको, जिससे कि आपका वेब पेज रिस्पॉन्सिव भी होगा, उस पर अच्छे स्टाइल्स भी लगे हुए होंगे, उस पर पहले से बने हुए हमारे पास कंपोनेंट भी मौजूद है, उन्हें भी यूज कर सकते हो आप। प्लस ग्रिड सिस्टम, इन्होंने जो ग्रिड सिस्टम बनाया हुआ है उसके थ्रू आप अपने वेब पेज में रिस्पॉन्सिव इफेक्ट भी ला सकते हो, जिससे आपका वेब पेज मोबाइल स्क्रीन पर भी अच्छी तरीके से दिखाई देगा। जैसे सपोज दैट ये जो मैंने अभी बनाया है, पता नहीं ये रिस्पॉन्सिव होगा या नहीं होगा, इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे ही मैंने इसको थोड़ा क्लोज किया, मतलब मोबाइल स्क्रीन पर ले
लेकर आया, तो ये इमेज जो है वो एक दूसरे में, बाकी सारे डिविजन तो ठीक रहे क्योंकि हमने उसका स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से लिया हुआ है, लेकिन क्या खराब हो गया यहाँ पर, इमेज का मसला हो गया क्योंकि हमने इमेज को कोई मिनिमम हाइट या मिनिमम विड्थ नहीं दी हुई थी, या फिर इस तरीके की कोई रेस्पॉन्सिव इमेज हैंडलिंग नहीं करी थी, डिवीजन हैंडलिंग नहीं करी थी, जिसकी वजह से इमेज खराब हो गई। ये काम बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स को जब आप यूज करोगे तो वो पहले से ही उसकी क्लासेस में रिस्पॉन्सिव प्रॉपर्टीज ऐड हो रखी होती हैं, जिसको आप यूज करोगे और वो सब अप्लाई हो जाएंगी। तो जो इमेज प्लेस होल्डर बूटस्ट्रैप प्रोवाइड कराता है आपको, उस इमेज क्लास के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि इमेज जब भी आप लगाओगे वो रिस्पॉन्सिव होगी ही होगी। ओके, तो हम बात कर लेते हैं बूटस्ट्रैप की। बूटस्ट्रैप में सबसे पहली बात करी गई कंटेनर के लिए भी, देखिए यहां पर कंटेनर्स को भी उसने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है कि कंटेनर की क्लास कौन कौन सी हो सकती हैं। कंटेनर स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्सेल है, डबल एक्सेल है और फ्लूइड है। ठीक है, हाँ जूम में कर देता हूं। ठीक है, तो ये टेबल आपको क्या बता रही है, स्क्रीन साइजेस बता रही है कि अलग अलग स्क्रीन साइजेस के अकॉर्डिंग आप बूटस्ट्रैप के अलग अलग जो कंटेनर्स हैं उनको यूज कर सकते हैं और वो रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे एक्स ये फ्लूइड है, ये क्या करता है पूरा हर स्क्रीन पर 100% साइज होगा इसका। डबल एक्सएल है, वो क्या करेगा कि जो स्क्रीन 1400 पिक्सल से ज्यादा के हैं उन पर तो ये विड्थ होगी उसकी 1320, और जो 1200 पिक्सल से ज्यादा के हैं वहां पर 100% विड्थ होगी उसकी। इसी तरीके से बाकी और मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। ये मेजरमेंट्स एक तरीका बताया गया है आपको कि जब भी आप इस तरीके के कीवर्ड देखो बूटस्ट्रैप के अंदर एस एम एम डी एल जी इनकी क्लासेस में, तो आप किस तरीके से इनको यूज करें। ठीक है, तो हम अभी बूटस्ट्रैप को ना यूज करके हम क्या करेंगे, सीएसएस से ही काम करेंगे। तो हम बेसिकली हम अपने एग्जांपल्स में ज्यादातर हम सीएसएस का ही यूज करने वाले हैं। तो अब हम जो हमने कल क्या यूज किए थे, फॉर्म। अब एक फॉर्म बनाकर भी ट्राई करते हैं, है ना। फॉर्म क्या बनाएंगे हम, लॉगिन फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसलिए दिया कि बूटस्ट्रैप का यूज हमें कहाँ करना पड़ता है, कब करना पड़ता है, कि जब हमको सीएसएस कोड इतना सारा नहीं लिखना है। ये देख रहे हैं ना आप, हमने छोटा सा पेज बनाया और उसमें कितनी सीएसएस लिखनी पड़ गई हमको, इतने लाइंस ऑफ सीएसएस हमको लिखनी पड़ गई इसके अंदर छोटे से पेज के लिए। और ये काम बूटस्ट्रैप बहुत आसानी से कर देता। क्या, उसकी आपको खाली एक स्टाइल शीट यहाँ पर रेफर करनी पड़ती और उसकी क्लासेस यूज करनी पड़ती अपने कंपोनेंट्स पर। बाकी अगर आपको मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से चाहिए तो आप क्लासेस के अंदर फर्दर अपनी क्लास ऐड कर सकते हैं स्पेस देकर। किस तरीके से, हाँ बिल्कुल, सिर्फ इसको कस्टमाइजेशन के लिए यूज करेंगे आप। बूटस्ट्रैप की क्लास के साथ स्पेस देकर एक और क्लास ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लासेस के अंदर फर्दर क्लासेस ऐड हो सकती हैं। कैसे, स्पेस दीजिए, क्लास का नाम लिखिए, एक और क्लास लग गई वो इसी के साथ। ठीक है, फर्दर स्पेस क्लास का नाम दीजिए, एक और क्लास ऐड ऑन हो गई इसके अंदर। ठीक है, तो क्लासेस आप ऐड ऑन कर सकते हैं किसी भी एचटीएमएल कंपोनेंट में। तो इसलिए बूटस्ट्रैप जब आप यूज कर रहे होते हैं तो क्लासेस आप यूज करेंगे, उसके साथ अपनी भी सीएसएस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप आपको क्या देता है, बस एक एड ऑन फीचर देता है जी। इजीली आप अपने स्टाइल कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। और प्लस एक और एडवांटेज उसका कि वो रिस्पॉन्सिव कंपोनेंट्स पहले से ही प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्रिएट करने जा रहे हैं लॉगिन पेज। तो एक और हम सेपरेट एचटीएमएल बना लेते हैं। सेम कोड जो हमारा यहाँ था हम उसे कॉपी करेंगे और वापस से इधर पेस्ट कर देंगे उसको। इसके अंदर से जो चीजें हमें चाहिए वो हम रख लेंगे, बाकी सब हटा देंगे। हाँ, फाइल एक्सटेंशन तो HTML ही है। हम पेजेस तो क्या बना रहे हैं, HTML ही बना रहे हैं ना। अगर CSS एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनानी होती है, .css लेते हैं। ठीक है, वरना तो हमें HTML ही
चाहिए होता है, HTML पर ही बनता है सारा कोड। तो कंटेनर डिव तो हमें चाहिए, उसके उसके बाद का जितना भी कोड है हम उसको हटा देते हैं। ठीक है, ये सब कोड हटा लेते हैं। और इसको नाम दे देते हैं फॉर्म डिव। कल हमने, आपको याद होगा कि कल हम जब कर रहे थे तो हमने फॉर्म एलिमेंट्स, HTML फॉर्म एलिमेंट्स सीखे थे कुछ। उन फॉर्म एलिमेंट्स को क्या करते हैं, हम लेकर यहाँ आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या हम एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं उनसे, और फॉर्म में थोड़ी सी स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फॉर्म लेकर आते हैं। ये हमारा फॉर्म पेज था, हम ये फॉर्म पूरा एज इट इज, ये चलिए स्टार्टिंग से वहां वहीं पर ही वापस से स्टार्टिंग से ही उसको करते हैं। फॉर्म हम एक क्रिएट करते हुए चलते हैं अपना वापस से। क्या था दोबारा मुझे हम ये इस चीज को दोबारा करके देखेंगे कि फॉर्म, हमने फॉर्म टैग क्रिएट किया जो कि हमारा फॉर्म कंटेनर है। इसके अंदर हमने क्या बनाई, इनपुट्स। ईमेल एंड देन पासवर्ड। ठीक है, अब ये तो हमारा फॉर्म बन गया, फॉर्म डिव बन गया। इसको देख लेते हैं कि ये दिखता कैसा है। इसको सेव किया हमने। बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है अभी तो, मैं जूम कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है कुछ। तो अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, CSS यूज करनी पड़ेगी वापस से। इस तरीके से कि हमें इसको थोड़ी सी हाइट देनी है। ये डिस्प्ले फ्लेक्स बना हुआ है, फ्लेक्स हमें जरूरत है अभी इसकी, यहाँ पर फ्लेक्स की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने थोड़ी इनलाइन CSS दी इसको, जस्टिफाई कंटेंट इसको किया सेंटर, और अलाइन आइटम्स को भी किया मैंने सेंटर। क्या ये अगेन हमें फ्लेक्स देने से बेटर ये है कि हम इसको मार्जिन दे देते हैं इस बार। ऑटो, मार्जिन ऑटो क्या करेगी, वो खुद ही सेंटर में ला देगी सारी चीजों को। यहाँ पर हमें इसको थोड़ी विड्थ देनी पड़ेगी पहले उसके लिए। ठीक है, जितनी हम इसको विड्थ दे देंगे ये उसके उसके अकॉर्डिंग सेंटर में लेता चला जाएगा इसको। 100% अगर मैं दे दूंगा इसको विड्थ, तो ये बिल्कुल इसके 90%। ठीक है, मार्जिन मैं टॉप से दे देता हूं इसको। हम्म,
ज्यादा हो गया। ठीक है, हमें इस फॉर्म डिव को बीच में लेकर आना है, किसके, कंटेनर के बीच में लेकर आना है। तो फॉर्म डिव को बीच में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर। फॉर्म बीच में आ गया। ठीक है, अब इसके लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इनपुट बॉक्सेस हैं इनके बीच में भी हमें थोड़ी थोड़ी मार्जिन्स देनी पड़ेंगी, जो इनपुट बॉक्सेस हैं। तो इनपुट बॉक्सेस के लिए हम क्या करते हैं, वही सीएसएस ले लेते हैं अपनी। अब बी आर टैग देने से बेटर क्या है कि हम इनको मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम दे देते हैं हम इनको 30, ज्यादा हो जाएगा 20 पिक्सल। ठीक है, क्या क्या चीजें और रह गई इसमें, हमने कल क्या क्या लगाया था, लेबल्स रह गए। ठीक है, लेबल्स रह गए, इसके लेबल्स लगा देते हैं वापस से लाकर। तो जो हमारे कल लेबल्स थे, हमने लेबल किस तरीके से लगाए थे, फॉर, फॉर को अपेंड कैसे करते हैं, नेम ईमेल, और फॉर के अगेंस्ट हमें नेम देना पड़ेगा जो इसका आइडेंटिफायर है उसके अकॉर्डिंग। और लेबल में हमें टेक्स्ट लिखना पड़ेगा ईमेल। सिमिलरली यहाँ क्या मसला हो गया, जी मैं समझा नहीं आपकी बात। हाँ हाँ, इनपुट को और डिव को, हाँ, और उसको फ्लेक्स लेकर करें। ठीक है, या फिर हम एक काम, हाँ ये भी कर सकते हैं। तो उसके लिए तो हम एक काम ये कर सकते हैं ना, कि जो हमारे लेबल हैं, या चलिए आपका आपका कहना सही है, उससे ज्यादा बेटर हो पाएगा कि हम इसके अराउंड एक डिव ले लें, और यहां पर इसको स्टाइल देकर देखते हैं, पहले ट्राई करके देखते हैं एक बार। डिस्प्ले फ्लेक्स से, और यहां पर देते हैं इसको जस्टिफाई कंटेंट और स्पेस अराउंड। ठीक है, जी हाँ, यहां पर अब बी आर की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब इस बी आर की जरूरत नहीं है। अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इसी डिव को यहां भी लगा सकते हैं।
ठीक है, बी आर रह गया है। ओके, पता है रीजन क्या है इसका? हमें अभी भी इनपुट बॉक्सेस को मार्जिन देनी पड़ेगी, हमें इनपुट बॉक्सेस को थोड़ी सी मार्जिन लेफ्ट देनी पड़ेगी बराबर लाने के लिए। बिल्कुल, हमें इस इनपुट बॉक्स को पर्टिकुलर स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। 5 पिक्सल सपोज, ये थोड़ी सी स्पेसिंग हुई। अब ईमेल को भी इसके नीचे लाने के लिए एग्जैक्टली वहां पर भी थोड़ी सी स्टाइलिंग देनी पड़ेगी, इनलाइन। ठीक है, और दे सकते हैं हम। ज्यादा दे देते हैं। हम एक बार में देख लेते हैं ना यहां से। ज्यादा बेटर तरीका क्या होता है? इंस्पेक्ट कीजिए, उस एलिमेंट पर जाइए, ये आपका इनपुट टैग है, मार्जिन लेफ्ट यहां पर मौजूद है आपकी, इसको यहां से बढ़ाकर देख लीजिए, जितने पर आपको वो बिल्कुल एग्जैक्टली मिल जाए। ये यहां पर कितने पर आ गया ये? एग्जैक्टली 29 पिक्सल। तो मुझे यहां पर मार्जिन कितनी करनी है? तो ये टेक्निक भी बहुत जरूरी है सीखना आपको। ये हो चुका। ठीक है, अब जो मेरा फॉर्म डिव है, ये थोड़ा सा मार्जिन ऊपर से ले लेता हूं मैं इसकी, इसको अराउंड 30 पिक्सल मार्जिन ले लेते हैं, ताकि थोड़ा सा ऊपर बहुत ज्यादा लगा हुआ है, इसको ये बीच में आ जाए। ठीक है, और इसमें हम क्या चीजें कर सकते हैं? बटन लगाए, बटन लगाना है इसके अंदर। अब बटन को भी थोड़ा स्टाइल करते हैं ना। अब जो हमारे पास हम पहले बटन यूज कर रहे थे, हम उसको भी तो थोड़ा स्टाइल करेंगे। तो हम जैसे बटन लेते हैं, सपोज बटन हम टाइप क्या लेते थे उसका? सबमिट। बटन टाइप सबमिट होता था, दैट विल बी योर लॉग इन। एग्जैक्टली, साइन अप में 2 फील्ड नहीं होंगे ना साइन अप के लिए, तो फिर बड़ा फॉर्म होगा। हम लॉग इन ही क्रिएट कर रहे हैं एक तरीके से, ये समझ लीजिए आप। और क्या होगा यहाँ पर? एक बटन और होगा, वो कौन सा होता है? रीसेट। रीसेट नहीं होता, उसका टाइप भी हम क्या देते हैं? रीसेट। रीसेट का काम ही यही होता है फॉर्म के अंदर, हमने कल ऑब्जर्व किया था इस चीज को, कि वो सारी फील्ड्स को डिफॉल्ट वैल्यूज पर ले आता है, दैट विल बी ब्लैंक। जी, फॉरगेट पासवर्ड वो लिंक होती है बेसिकली। फॉरगेट पासवर्ड क्या करती है आपको? फॉरगेट पासवर्ड का अगर मैं सिनेरियो आपसे डिस्कस करूं, तो फॉरगेट पासवर्ड वो एक और पेज पर लेकर जाती है आपको, जहां पर आपसे वो आपके उस क्रेडेंशियल को एंटर करवाती है जिसके बेसिस पर आपका यूजर आइडेंटिफाई होता है। सपोज ईमेल या फोन नंबर, जिस पर आप क्या करेंगे? ओटीपी सेंड करेंगे वो आपको, और वो वापस से आप अपने जो उसका वेरीफाइंग फॉर्म होगा वहां पर भर फिल आउट करके और अपना न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो वो एक अलग फ्लो स्टार्ट हो जाता है। वो बटन नहीं होकर वो क्या होता है? लिंक होती है बेसिकली। ठीक है, अब ये हमने बटन बना दिया यहाँ पर, उसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो आपके दोनों बटन दिखाई दे रहे हैं अब आपको यहाँ पर। ठीक है, लेकिन क्या ये बटन ऐसे लगाकर ज्यादा अच्छा लगेगा, या फिर हम इनको थोड़ा सा स्टाइल करें? अब इनको स्टाइल करते हैं ना, इनके अराउंड एक डिव लगाते हैं। देखते जाइए आप इस चीज में ये ऑब्जर्व करिए कि मैं इनलाइन स्टाइल कहाँ यूज कर रहा हूं। मुझे इन इन बटन्स के लिए कोई अलग से सीएसएस देने की जरूरत नहीं है। वो मैं ये जो सीएसएस है वो सिर्फ यहीं पर ही रहेगी, तो मैं इनको क्या कर रहा हूं कि यहां पर ही लिख दे रहा हूं जितनी भी चीजें हैं।
एक चीज, है ना। और इसमें क्या करना है मुझे, सेंटर ही रहने देते हैं इसको, प्लस स्पेसिंग हो गई थोड़ी इनके बीच में। अब मुझे बटन की थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज करनी है, और विड्थ के साथ साथ मुझे इसको स्टाइल भी करना है साथ में। बटन की विड्थ इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, ये जो बटन है, बटन पर सीएसएस दे देते हैं। ट्वेंटी 25 पिक्सल बहुत छोटा हो गया, हम इसको ले लेते हैं 55। और बढ़ा सकते हैं इसको। अब हमारे बटन थोड़े से एनलार्ज हैं। इस पर और क्या कर सकते हैं, वही जो सीएसएस हमने वहां पर बटन क्रिएट करा था, वो कितना अच्छा लग रहा था बटन, तो हम उसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, इसमें कलरिंग, कलरिंग कर सकते हैं सबसे पहली चीज तो। अब कलर जो है वो अलग अलग होना चाहिए। सबमिट बटन का कलर अलग होता है, रीसेट का अलग होता है ना। तो सबमिट बटन के लिए क्या हम क्लास अलग ले सकते हैं, आईडी ले लेते हैं, क्योंकि हमें सबमिट बटन एक ही यूज करना है। हमने यहां पर क्या लिया, सबमिट BTN। समझिए आईडी मुझे कब यूज करनी है, जब सबमिट बटन मुझे मालूम है एक ही है मेरे फॉर्म के अंदर, एक ही सबमिट बटन होना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, आईडी। और इसकी आईडी यूज करूंगा रीसेट बटन। तो अब मुझे सीएसएस किसके अकॉर्डिंग लिखनी है, आईडी के अकॉर्डिंग। आईडी का सिलेक्टर क्या होता है, हैश सबमिट BTN। ठीक है, इसका मैं कलर लेता हूं, सबमिट बटन का कलर लेते हैं हम ब्लू, ब्लू का कोई लाइटर शेड, ब्लू का लाइटर शेड लेते हैं ये वाला। ओके, नॉट कलर, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बटन आपको कैसा दिखने लगा, ठीक है। और इसका हम कलर जो कर लेते हैं वो कर लेते हैं व्हाइट। बॉक्स शेडो देते हैं इसको। वे बेटर। और बॉर्डर रेडियस, एग्जैक्टली, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसका बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा, इसका बॉर्डर हमें मिला हुआ किस तरीके का है, इस पर तो कोई बॉर्डर लगा हुआ ही नहीं है। इसमें जो बॉर्डर लगा हुआ है अगर मैं देखूं, खैर कलर तो हम चेंज कर ही सकते हैं उसका। तो कलर हम आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बॉर्डर कलर में चेंज कर सकता हूँ बिल्कुल, अगर आपको अच्छा नहीं लगा लीजिए, बॉर्डर कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। ग्रे का लाइटर शेड ले लें, लाइटर शेड ऑफ ग्रे। ओके,
ठीक है, अब बेटर लग रहा है पहले से। ऐसे ही रीसेट के लिए हम क्या करेंगे, सेम। अब रीसेट का बटन किस कलर का होता है, मोस्टली आपने देखा होगा रेड। कैंसिल या रीसेट का बटन किस तरीके का होता है, थोड़ा रेड या ऑरेंज इस टाइप का शेड होता है कुछ, तो हम उसके लिए अलग से देंगे कलर। सेम हम यहां पर कॉपी कर लेंगे चीजें। ठीक है, तो आपका ये फॉर्म। अब और चीजें क्या एनहेंस कर सकते हैं इसके अंदर, जो हमारे इनपुट्स हैं उनको थोड़ा बेटर कर सकते हैं। इनपुट के अराउंड हम क्या कर सकते हैं, यही शेडोइंग इफेक्ट हम इनपुट पर भी तो लगा सकते हैं ना। हाँ, एक चीज यहां देखिए, बटन पर क्या कोई आइकन बनकर आ रहा है, अभी तक नहीं आ रहा ना। वैसे तो बटन पर आइकन बनकर आता है। ये मेरे लैपटॉप में कुछ इश्यू हो रहा है, लेकिन बटन पर हम आइकन चाहें तो कर्सर का हम स्टाइल कर सकते हैं। कर्सर, बिल्कुल, कर्सर पॉइंटर। ये देखिए, ठीक है। कर्सर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कर्सर आप प्रोग्रेस भी दिखा सकते हो, कर्सर आप वेब किट से भी लेकर आ सकते हो अलग। देखिए, ऑल स्क्रॉल, ऑटो सेल, क्रॉस हेयर, ग्रैब, ग्रैबिंग। जैसे अगर मैं ग्रैबिंग कर दूं और इसको रिफ्रेश कर दूं, तो ये देखिए पॉइंटर कैसा आ गया, ग्रैबिंग, ग्रैब करने वाला, जो आप ड्रैग ड्रॉप में यूज करते हो। ठीक है, तो हम कर्सर को भी कस्टमाइज कर सकते हैं वाया सीएसएस। जी, कर्सर बड़ा छोटा कर सकते हैं, नहीं इसका मैं एग्जैक्ट आंसर इसका मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकते। कर्सर साइज जो होगा वो तो आपका सिस्टम का होता है ना, कर्सर का साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है तो सिस्टम के हाथ में है। जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं, एग्जैक्टली हाँ, जावास्क्रिप्ट कर सकती है इस चीज को। ठीक है, वहां कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि इसके अंदर हमें अभी और क्या काम करना रह जाता है। इनपुट को देखें हम थोड़ा, इनपुट को भी तो हम बॉक्स शेडोइंग कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं। इनपुट्स जो बने हुए हैं हमारे, इनपुट्स बहुत सिंपल आ रहे हैं। इनपुट्स के अगर अराउंड हमें करना है, हाँ एग्जैक्टली exactly, वो होता है। देखिए, सूडो सेलेक्टर्स, सेलेक्टर मतलब आप कब इसको यूज कब करेंगे, ये जो सेलेक्टर है ये कब यूज, ये कब एक्टिवेट होगा, ये सॉरी, ये सेलेक्टर कब होता है, इवेंट सेलेक्टर है। इवेंट सेलेक्टर क्या होता है कि जब सीएसएस का वो सेलेक्टर जो कब एक्टिव होगा, जब इनपुट पर फोकस आ जाएगा। जैसे ही इनपुट पर कुछ टाइप करना शुरू करा तो इसके अराउंड क्या बना देना है, आपको एक बैकग्राउंड बना देना है, सपोज दैट, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर कलर ले आते हैं, ब्लू का लाइटर शेड। ठीक है, और बॉक्स शेडो ले आते हैं। इन जनरल हम जितनी हम कर रहे थे तो हम एक जनरल वाली यूज कर लेते हैं, 4 पिक्सल की। ठीक है, और कलर इसका ले लेते हैं, ब्लू ही ले लेते हैं।
या सेम RGB ले लेते हैं, यही वाला। अब हम देखते हैं, सही है ना। फोकस होते ही आपको दिखाई दे रहा है कि उसके अराउंड क्या बन रहा है, एक बॉर्डर बन रहा है और उस पर शेडोइंग इफेक्ट आ रहा है, जिस पर भी, यही तो आप कह रहे थे, यही प्रॉपर्टी तो आपको देखनी थी कि जैसे ही हम उसको सेलेक्ट करें तो एक बॉर्डर क्रिएट हो जाना चाहिए उसके अराउंड। ठीक है, इसका लाइटर कर दे जी। मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या आपका क्वेश्चन क्या था? ओके, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ऑन फोकस। ये इनपुट फोकस पर अगर आपको CS स्टाइलिंग करनी है। अच्छा, और भी चीजें होती हैं, जैसे ये जो आपका सबमिट बटन पर ये जो शेडो आ रहा है, ये अभी नहीं चाहिए आपको। ये कब चाहिए? जैसे ही होवर कर कर लेकर आए हम इसको, इसके ऊपर पॉइंटर रखें, हमें तभी इसका क्या करना है, इफेक्ट लेकर आना है। तो ये एक काम करते हैं, ये जो बॉक्स शेडोइंग है, ये यहां से कमेंट कर देते हैं और इसको यूज करते हैं दोबारा। देखिए यहां पर आया होवर, इवेंट सेलेक्टर, CSS विद इवेंट सेलेक्टर। ठीक है, होवरिंग पर हम ये जो बॉक्स शेडो था हमारा, तब हम होवरिंग पर शो करेंगे इसको। होवरिंग क्या होती है, बता सकता है कोई? देखिए, दोनों पर से कमेंट आउट कर देता हूं मैं, ताकि उधर भी ना दिखाई दे आपको। इफेक्ट आपको ठीक से दिखाई देना चाहिए इसका। जैसे ही मैं इस पर होवर करूंगा तब शेडो आएगा, पॉइंटर इस पर रखते ही शेडो आएगा। ठीक है, सेम चीज इधर भी कर सकते हैं हम, रीसेट बटन के लिए भी। बस आपको क्या करना है, उसकी आईडी के अगेंस्ट लगा देना है। ठीक है, फोकसिंग इवेंट हो गया हमारा। हमारा फोकसिंग इवेंट CSS हो गई, हमारी हमारी होवरिंग CSS हो गई। तो इस तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं हम। और एनहेंसमेंट के लिए इसके अराउंड भी हम बॉक्सेस, हम बॉक्स मॉडल बनाकर हम उसको रख सकते हैं, उसमें CSS प्लस इसके हेडर्स फुटर्स, वो सारी चीजें सेट कर सकते हैं। तो इन ऑल आपका जो CSS के थ्रू जो भी चीजें होती हैं, वो सारे आपके किस लिए कैसे होती हैं, मेन कॉन्सेप्ट आपको इसमें समझना जो जरूरी था CSS के अंदर, वो क्या था, सेलेक्टर्स। सेलेक्टर्स किस लिए यूज किए जाते हैं, CSS लगाई कैसे जाती है, CSS का सिंटेक्स किस तरीके से है, ये चीजें सीखना जरूरी थी, सबसे बेसिक जो थी CSS के लिए। और उसके साथ साथ स्पेस अलाइनमेंट, जो कि आपका हमने किसके थ्रू देखा, फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू देखा। ग्रिड के थ्रू भी कर सकते हैं हम इसको, लेकिन हमने किसके थ्रू देखा, फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू देखा। और हमने ऑब्जर्व किया कि हम जो है अपना किस तरीके से हम एक, जो हमने यहाँ पर CSS एग्जाम्पल लिया था अपना, एक CV क्रिएट किया था कि हम किस तरीके से उस बॉक्स मॉडल के अकॉर्डिंग, हम फ्लेक्स बॉक्स के अकॉर्डिंग चीजों को रख सकते हैं। और हमने जो कल HTML कंपोनेंट्स पढ़े थे, उनको CSS के थ्रू रीस्टाइल करके हम उसको किस तरीके से एक अच्छा व्यू दे सकते हैं। यहाँ पर आपने ये चीज ऑब्जर्व करी। ठीक है, तो हमारे इस लेक्चर का गोल जो था HTML और CSS के लिए, जो हमारे इस वर्कशॉप का गोल था, वो यही था कि हमने बेसिक्स ऑफ HTML, क्योंकि CSS में अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अनफॉर्चुनेटली मैं टाइम कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग इस वर्कशॉप में कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमारा जो फुल स्टैक कोर्स है उसमें आप एनरोल करते हैं तो ये सारी चीजें डिटेल के साथ आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराई भी जाएंगी और इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको समझाया भी जाएगा। इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी कराए जाएंगे आपको, जो कि हमारे HTML, CSS और React पर बेस्ड है, और जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, React,
फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज के लिए, बैक एंड टेक्नोलॉजीज के लिए हम Node.js, Express.js जैसी टेक्नोलॉजीज विद MongoDB एंड Postgres हम यूज करने वाले हैं। हम बेसिकली ज्यादा एफिशिएंट वे के लिए हम सिक्वलाइज बेस्ड डेटाबेसेस ज्यादा यूज करते हैं, तो सिक्वलाइज बेस्ड डेटाबेसेस इट इज ओके। सो हम लोग ये सारी चीजों को वहां पर फुल स्टैक जो कोर्स है हमारा उसके अंदर ये सारी चीजों को प्लस विद बूटस्ट्रैप इन स्टाइलिंग को और अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं अपने वेब पेजेस को इनहेंस। ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल्स थे। इनहेंस एग्जांपल जो कॉर्पोरेट सेक्टर में यूज किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उस लेवल का हम डिजाइनिंग किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके की फंक्शनैलिटीज हम इसमें लगा सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस अपने इस फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के अंदर सीखेंगे। जो भी हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, जो जिन लोगों ने ऑनलाइन ज्वाइन किया इस वर्कशॉप को, उनको ये इन्फॉर्म किया जाता है कि नेक्स्ट वीक से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को। अगर आपको हमारे ऑफिस आवर्स में आकर आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप www.rolaacademy.in पर जाकर अपनी क्वेरीज सबमिट कर सकते हैं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस ये उस जो हमारा कोर्स है उसके एडवांटेज ये है कि ये सारी ही चीजें जो हमने अभी आपने बहुत बेसिक देखी, इनका आउटलाइन देखा, ये सारी ही चीजें डिटेल में बताई जाएंगी वहां पर, और उसके अंदर आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने को मिलेगी। ये सारे ही प्रोजेक्ट्स आपको लाइव प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपको बनाने को दिए जाएंगे, और सारे के सारे प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड जो कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हीं स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बताया जाएगा विद रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हमारे वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं उनके साथ। सो नेक्स्ट वीक बैच स्टार्ट होगा फ्रॉम सैटरडे संडे सेम टाइम। ओके, सो ये सेशन हम यहीं पर ही एंड करते हैं। थैंक यू।